अरे भाई इसे क्यों मार रहे हो? ये बच्चे हैं, आखिर गलती तो हो ही जाती है, इन्हें माफ कर दो। होटल में बर्तन धोते हैं फिर भी ये धोखे सोते, होटल में बर्तन धोते फिर भी ये धोखे सोते, होटल में बर्तन धोते हैं फिर भी ये धोखे सोते। दोनों सेशंस के हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के दोनों सेशंस के अध्यक्ष वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में बहुत कुछ करा, समय कम था लेकिन कुछ निकल के आया है और सुनने को मिला। हमें ये अंतिम सत्र है, ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि न जाएं, कुछ समझ के और कुछ आगे के बारे में सोच के जाएंगे तो आगे हम कर पाएंगे। इस सत्र के हमारे प्रेसिडियम में ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के प्रेसिडेंट सत्यजीत जी, उनको आग्रह करते हुए मंच पे आए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड मौजम नबले से रिक्वेस्ट की वो भी मंच पे आए। तो ताली बजाइए, थक गए क्या? हाँ, याद दिलाना पड़ता, ताली बजाइए। हमारे द्वितीय से कॉमरेड आभादेव हबीब गई, आभादेव हबीब गई। द्वितीय से कोई होंगे या प्रेसिडियम में? राजीव जी आप आइए। ये साथियों, ये हमारा जो सत्र है इसमें हम आइए आइए इस सत्र का और इस सत्र में हम चार्टर ऑफ डिमांड और डिक्लेरेशन रखा जाएगा। तो इससे पहले सभी संगठनों से एक ड्राफ्ट तैयार करके सभी संगठनों को भेजा गया था। कुछ साथियों का सुझाव आया था, कुछ साथियों का नहीं आ पाया था। मैं इसको रखने के लिए ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क और डेली साइंस फोरम के हमारे साथी डॉक्टर डी रघुनंदन सागर को भी मंच पे आए। जोरदार ताली से हमारे वैज्ञानिक का भी हम धन्यवाद, हम स्वागत करें। आइए। साथियों, इससे पहले ये हमारे प्रेसिडियम इस सत्र को आगे चला है, इससे पहले 2 अनाउंसमेंट है। वन, एक है कि अभी भी कई साथियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया है, कृपया ये साथियों को दे दे, अपने लीडर्स को दे दे, अपने लीडर इन साथियों को दे दे, वॉलंटियर्स को। दूसरा, कुछ हमारे ट्रांसलेशन की कुछ इक्विपमेंट दिया गया है, जिनके पास है वो यहाँ पर सामने साथी बैठे, शेखर है, विप्लव है, ये रीचा है, इनको कम से कम जो इक्विपमेंट दी गई है वो आप यहाँ जमा कर दे। अगले सम्मेलन में हमको मदद होगी, नहीं तो इंग्लिश स्पीक वाले हमको अब नहीं देंगे। हाँ, तो इस सत्र को मैं आगे हमारे इस प्रोग्राम को एक दिन का पूरा सम्मेलन को के साथियों का आभार प्रकट करने के लिए ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के ट्रेजरर एसआर आजाद जी से भी आग्रह करते, वो भी मंच पे आए। आजाद जी आए। अब ये प्रेसिडियम के समक्ष ये हमारा सत्र है और इसमें एक बात है, जिनके पास हमने चार्टर ऑफ डिमांड इंग्लिश में रखा था, हिंदी अभी कॉपी करके आए हैं, जिनको हिंदी की जरूरत हो के हाथ उठा दीजिए तो उनके पास से पहुंच जाएगा। धन्यवाद आशा जी। साथियों, शुरुआत करते हैं इस आखिरी सत्र को, जहां आगे की दिशा के लिए हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसके बारे में जिक्र करने के लिए मैं डॉक्टर डी रघुनंदन को निमंत्रित करता हूं। साथियों, is the translation going on?
मैंने अभी अपने साथियों से यही पूछा कि क्या अभी तक अनुवाद का वो अभी जारी है, तो उन्होंने कहा हाँ जारी है। तो मुझे लगता है कि टाइम की किल्लत की वजह से अगर मैं एक ही भाषा में बोलूं तो शायद अनुवाद से उसका मदद हो जाए। और आप लोगों के पास डिक्लेरेशन की कॉपी भी है और शायद चार्टर ऑफ डिमांड्स की कॉपी भी है। So what I will do is I will quickly present both. I will not read out the declaration or the charter. मैं उसको आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूँगा। दो चीज़ें मैं पहले बता दूँ. I just want to introduce it by adding two things. One is, as Asha had just said, we had asked all the supporting organizations, 14 of them, to submit their lists for the Charter of Demands. Many organizations have submitted fairly comprehensive and long lists, from which we have already incorporated and included in this Charter of Demands which is with us. Also, the declaration has been circulated in advance, although not too much time was given, but the declaration was circulated to all the organizations and उन्होंने भी उसका जवाब देते हुए whatever suggestions they had to make, those have also been incorporated. So what we have decided is, during discussions amongst all of us, including with those in the Presidium, that initially we had planned that we will place the declaration and the Charter of Demands and then request all the organizations, supporting organizations, to come and respond to it. I don't think the time will allow us to do that. And what I've discussed with most of the organizations outside is that they will be happy with a brief presentation of the declaration and the Charter of Demands. And what we are announcing is that we will place this declaration and Charter of Demands, and all the supporting organizations, we request them to submit any amendments, modifications, additions, etc., which they want in 1 week. We are giving 1 week full time. You submit it to us, to any of the emails or WhatsApp groups that you are members of, and then we will incorporate all those in the final declaration and Charter of Demands, and then we will recirculate it amongst all of you. And in any case, Asha ji, I think after this presentation is going to announce that we will continue this momentum of this assembly into follow-up joint activities in the states. So therefore, there will be occasion for all of us to share this charter and declaration and take the message forward in all the activities that we do. So with those introductory remarks, I will just present this, adding that 2 or 3 requests have already come in. OP has just mentioned this. Our friends from West Bengal, especially the Bangia Saksharta Samiti, has spoken about literacy and adult literacy programs to be included in the charter, which obviously we will do, and any other such points which may have been left out, kindly send it to us in writing and we will incorporate. So, once again, very briefly, I will present the declaration, and the declaration speaks of the introduction of the NEP and its rollout, claiming to be a reform of the educational system to meet the needs of the country, especially in the knowledge era. And the declaration, our declaration continues to show how in fact the NEP does precisely the opposite. And I think you have heard enough in the sessions on school education and on higher education, which will testify to the fact that the NEP does not prepare the students of our country to meet the needs of the modern era, and particularly of the knowledge era as it is called. And we have highlighted the different aspects which, although the RTE was introduced after much struggle, it is not as if
that had solved all the problems, and there were many problems still left to be tackled, but the NEP does not tackle any of those. And Dr. Varghese spoke in the morning about how this NEP has been introduced without any background analysis of what has been done and left in the education policy of our country. The declaration also notes that the NEP has been imposed upon the country without being placed in Parliament, without being discussed in Parliament, and despite the fact that it supersedes or violates the Right to Education Act, which was enacted by Parliament, and now, as speaker after speaker has told us in both the sessions in higher and school education, that the impacts of NEP, all the apprehensions, the People Science Movement, so many of the other organizations here have been analyzing the NEP since it was introduced in the form of a draft policy in 2019 till now. There were apprehensions that this is what is likely to happen. But now the evidence is clear before all of us. These impacts are actually happening today in terms of the major impacts of the education policy, namely particularly the closure and merger of schools, which is now extended to thousands of schools, virtually in each state, which will number a huge amount. Actually, the target of initially Niti Aayog and now the NEP is roughly closure and merger, which will affect about half the schools of this country, and the impact of that is already visible. Similar trends are there in colleges, in merger and closure, and tomorrow, if the cancellation of affiliating universities is cancelled, we will see that impact. And Dr. Thorat and Dr. Varghese this morning spoke of how once again this is going to impact on access to education, just like closure of schools is going to impact the access. The declaration also then goes on to critique the huge emphasis given to online education, both in school education and in higher education, and stresses the fact that the government is going to use this as a means to evade its responsibility to provide education and to give an alibi to itself. Tomorrow, if you say, why is enrollment low or why is there dropout, they will say, well, enrollment is not low, there is no dropout because people are accessing the education online. So everybody is enrolled, everybody is attending school because it is available online. So that point is also emphasized here, despite the fact, and the declaration speaks about this, that the experience of COVID has shown how weak is the online system, how it affects the access to education, and how it exacerbates, multiplies the inequalities in society, both socio-economically and against the girl child in particular, who will be the last to be able to access online education due to paucity in cell phones, access, etc. in this. The declaration also notes that the emphasis on online education has immensely strengthened the hand of the newly emerging corporate online education sector, which has now emerged as a major force, and we heard many speakers this morning speak about this also, that this is a huge emerging force in our education sector today. It will also encourage more of coaching classes and so on and so forth, and that is emphasized further here. The declaration also stresses on the fact that there is large-scale privatization and corporatization of education, both in schools and in higher education. I will not go into details on that. The declaration says so. Privatization of schools, handing it over to philanthropic so-called institutions or private institutions. Same thing is happening in colleges also, as well as driving them towards online education. The drive in higher education towards autonomous
self-financing colleges, the high fees charged for short duration courses by many private colleges and even public institutions has been emphasized, and the attention is drawn in the declaration as one more move towards the corporatization and commercialization of education, and one more move which will impact on access to education and polarize education between the haves and the have-nots in our society. The declaration also emphasizes on the huge uncertainties caused by the new four-year undergraduate program with multiple entries and exits at a time when even the normal undergraduate programs and courses, you come out with a degree and there are 3,000 jobs advertised in the newspapers for some lowly position, and there are 3 lakh applications, out of which many are PhDs and MAs. If your 3-year graduate degree itself does not have that value, what is the value going to be for somebody who passes out with a 1-year certificate or a 1-year diploma? It does not seem to have any purpose whatsoever. Plus the fact that, as Nandita Narayan was explaining this morning, this is a devaluation of any kind of ability of students to absorb knowledge and to be able to interact with the world, if even undergraduate education has been undervalued and diluted to the extent it is being done in the new program with multiple exits and entries. On top of this, we are inviting foreign universities in this country. We are already facing a situation where large number of, especially professional colleges in engineering notably, are closing down because of poor performance, because of high fees, and where there is a whole structure emerging in this country where students are driven to go abroad for education rather than stay inside this country. Currently estimated at an outflow of $15 billion in foreign exchange currently. Now, with foreign universities being opened in India, we are encouraging an internal brain drain, and the declaration emphasizes that. Further, we've spoken about the affiliating college system. You've discussed that in your higher education session. And we have spoken about the multiplicity of examinations at a time when there is much being made of overburdening of students and stoppage of rote learning by students. We are now talking about national level board exams at class 3, class 5, class 8, class 10 and class 12. And the class 12 examinations also are meaningless because you then have to appear in CUET in order to get admissions. And if every examination is going to result in pressure on the students, driving students to extreme measures, and now that is going to start from class 3 onwards, this is also going to compel more coaching classes, more tuitions at home, more divide between the haves and the have-nots, because only the haves will be able to afford all this system here. The huge amount of centralization through the NEP is also spoken about in detail in the NEP, and centralization applies to syllabus, curricula, examinations, boards. So this entire state system, despite education being in the concurrent list, is being bypassed. States' jurisdictions are being trampled, and the declaration speaks about this further and notes that this centralization is also stretches into the ideological domain through various ways in the structure of the curricula, etc., where the ruling dispensation's idea of one nation, one culture, and perhaps one language also, is one way or the other being pushed in the NEP, in the various books, etc., to make it appear that all Indian knowledge from ancient down to the present times is embodied within the Vedic Sanskritic culture, and that no other component of culture in India has made a contribution, nor has India learnt or exchanged knowledge with other civilizations and cultures, which goes against the way knowledge as a product of humankind
has been generated through the centuries. And so the declaration emphasizes that also. We've also, of course, noted how the NCERT textbooks have been manipulated, and this is much in the news in recent times, and all this is manifested very clearly in the way in which the NEP plans to be implemented. Finally, the NEP or the declaration also talks of changes brought in the early childhood care system, the ECCE system, where it is well known that the more there is an emphasis on early childhood care, supplementation of nutrition, etc., and not education, which is the way in which ECCE is now being pushed in NEP, as is being done in the commercial sector of play schools and nurseries, etc. ECCE is tried to be modified by that, rather than being implemented through the neighborhood Anganwadi system, which is ideally suited for that purpose, but for which upgradation of the Anganwadi, necessary training, etc. of the Anganwadi workers and helpers, and of course, the long-awaited regularization and raising of the wages of those employed in the Anganwadi centers also needs to be addressed. The declaration concludes by emphasizing that all these measures are being thrust down the states, the throat of the states, and that central institutions like the UGC, the NCERT, the Education Ministry, the bureaucracy, all are being used to corner and push the state governments into obedience in implementing the NEP. And the declaration therefore calls upon not only all of us as organizations gathered here together, but to also put pressure and try to bring together the state governments also into this opposition of ours, because the state governments has as much to lose as we have, and that state governments should be brought into this struggle to the extent that we can. And the assembly, this assembly further seeks and should struggle to bring about cooperation and support of the state governments to reverse the NEP and its undesirable features, and in working towards a progressive, pro-people public education system. That's the declaration. I submit this declaration for your in-principle approval, subject to any amendments, modifications that you may have, which you kindly submit to us in writing before us. Thank you. And now to the Charter of Demands. I will not read out the Charter of Demands, because I think the Charter is already with you. As I have said already, this consists of about 31 points. And there are one or two points which have already been mentioned by the speakers. These are demands arising from the declaration that we have just read out and placed before you. I feel we have already accounted for, since the charter has been composed out of the suggestions received from various organizations. But still, if there are any points left, like the one on literacy and adult education, I request all organizations to kindly send in your amendments, additions, modifications to the charter. We will finalize those in about 1 week's time. You kindly submit it either by email or on the WhatsApp groups, and we will incorporate those. And therefore, on behalf, with the permission of the Presidium, I once again table the Charter of Demands and submit it for approval of this House. Thank you very much. Once again, subject to amendments and submission of any amendments on your part. Mr. President, I am done. If there's any. So, present here from amongst the participating organizations are the All India People Science Network, AIGWA and DTF. Formally, if participating organizations would like to make a short statement of endorsement, qualified or otherwise, we will call upon them
to do so at this time. Let me begin by calling Avinash ji from JNU Teachers Association. इस पूरे सभा को का अनुभव जबरदस्त रहा है और खास करके शिक्षा सिर्फ शिक्षक और छात्र का मुद्दा नहीं, जन मुद्दा बनाने के लिए आप सबको बधाई। और इस चार्टर ऑफ डिमांड को हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करें। Thank you, Chair. I agree with Rajiv ji when he said that I second what he said, and we sort of support the Charter of Demand and also the declaration that has been produced. And we will send out feedback once again if there is anything missing. And I came here to actually point out to one such thing. So one is in the form of a suggestion to be included in the Charter of Demands, which we will again write and get back to you. And the other is about, because we are also trying to look for the way forward, and that is what I think we have to draw from here from now onwards, because I do not see it as the ending point. I see it as the beginning of a larger movement, क्योंकि जो शिक्षा बचाओ और देश बचाओ की जो आंदोलन है उसकी तो आज शुरुआत हो रही है, और उस शुरुआत में जो है I think all of us have to play an important role in the coming days to come. So the first point about the inclusion in the Charter of Demands is that what we have missed sort of mentioning is this assault and direct attack on the right to unionization of teachers and students and everything. So I think that's a very important point that we need to raise this. हमारे एसएफआई के साथियों ने भी कहा कि कैसे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस नहीं होते हैं, और वैसे ही हालत टीचर्स यूनियन, आप जेएनयू की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ जो अटैक चल रहा है वो तो उसको तो हम झेल रहे हैं, बट जो बाहर और जो दूसरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिस तरह से अटैक हो रहा है ऑन यूनियनाइजेशन, उसका दो पहलू हैं। एक तो इनडायरेक्ट वे, जैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ाते हैं तो यूनियनाइजेशन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, बट जहाँ पर वो नहीं हो पाया है उसके अलावा जो डायरेक्ट अटैक है वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड आई थिंक चाहे वो विश्व भारती का सवाल हो, चाहे वो ऐसे कॉलेजेस का जहाँ पर कि यूनियन बनने ही नहीं दिया जाता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The two more important suggestions which I thought we should put forward in terms of the way forward is that we need to think about creating a kind of legal awareness among the fraternity that we have here today. Even within the existing and with the new onslaught that is happening through NEP, I think we need to make this very clear that there are legal existing provisions which we must fight for. And we must make our people aware about it. That is very important for us to take that. So how to take that legal awareness campaign, include that in the demands and the kind of work that we do is very important. And the second and the most important, which I think each one of us have understood, उसके बारे में बात की हमने, कि जो ये बार एनईपी में जो दो सवाल, दो वर्ड को बहुत एम्फसाइज करके किया जा रहा है और एक्चुअल में होता उसके बिल्कुल विपरीत है, कि जो ये क्रिटिकल थिंकिंग एनईपी में तो बहुत बार दोहराया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर अटैक किया जाता है। वो कैसे? क्रिटिकल थिंकिंग का तो फाइनल आपने बिल्कुल उसकी हत्या कर दी जब आपने कहा कि केजी से पीएचडी तक आपको एडमिशंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे देना पड़ेगा। अभी मैंने सुना कि 9th और 10th में भी जो 40% जो सवाल होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। आज तक जैसे कि सारे इनकॉम्पिटेंट लोग ही थे वहाँ पर, तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात हो रही है। तो दिस टोटल रिजेक्शन, और आई थिंक आज ये जो आज की सभा है उसमें हमें ये रिजोल्यूशन भी लेना चाहिए, वो ऑलरेडी चार्टर ऑफ डिमांड में है, बट वी हैव टू लुक फॉर अ वे फॉरवर्ड कि सीयूईटी और एनटीए इसका एक टोटल रिजेक्शन करके हमें उसके लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सभी अपने अपने हिसाब से एग्जाम दें। हम एक जब तक टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर के बैठ करके नहीं है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इम्पोजिशन ऑफ दिस सीयूईटी एंड एनटीए ऑन द एडमिशन प्रोसेस दैट इज इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स। तो ये तो डिमांड और दो टू विल लुक फॉरवर्ड। आई रियली लुक एंड आई थैंक AIPSN and all of us who have been participating for this wonderful assembly, and I think they need a huge round of applause for AIPSN. Thank you.
The next name is from the RT Forum, Joint Convener, Anjali Taneja. Would you like to speak a few words? Anjali? Angela? Okay. Angela Taneja. अच्छा ठीक है. तो उसके बाद SFI की Joint Secretary है Dinit. Dinit, would you like to add something? आदरणीय अध्यक्ष मंडल और तमाम डेलीगेट साथी, हम जो डिमांड चार्टर यहाँ पर रखा गया है सभी बातों से लगभग सहमत है, पर कुछ चीज़ों पे हमें जो खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है. हमें जो लगता है जो तजुर्बा हमें छात्र संगठन करते हुए पूरे अलग अलग कैंपसेस के अंदर जाकर देखने को मिलता है. एक तो जो सांप्रदायिकता का सवाल है. सांप्रदायिकता का मतलब है कि आपका केवल सिलेबस के माध्यम से जो चेंजेस किए जा रहे हैं वही नहीं है, उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स खासतौर पे यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लेवल पे हो रहे हैं, स्कूल के लेवल पे हो रहे हैं, कि किन लोगों को जो है वो भर्ती किया जा रहा है टीचर, प्रोफेसर या असिस्टेंट के लेवल पे. अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, उसका उदाहरण हमारे पास है कि लगभग 235 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की भर्ती की गई उस यूनिवर्सिटी के अंदर. उसका जब हमने एक डाटा निकाला आरटी के माध्यम से, लगभग 13-14 हज़ार पेज का डाटा हमें मिला, तो पता चला कि लगभग 80% जो लोग उसमें भर्ती किए गए वो एलिजिबल नहीं है. उनकी एक एलिजिबिलिटी है कि वो लोग संघ या उसके समर्थित किसी और ग्रुप से जो है संबंध रखते हैं. एक ये चीज़ है. और दूसरा जो हमें पॉइंट आउट करना, वो जो कॉमरेड भी इससे पहले कह रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस हमारे कैंपसेस का है, खासतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर जाकर आज देखेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आज देखेंगे कि मतलब कैंपस कम और जेल ज़्यादा बन गए हैं. कि स्टूडेंट्स के पास, आप छोड़िए धरना प्रदर्शन की बात को छोड़िए, आप अगर मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह का माहौल बन चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि आपका जो वाइस चांसलर या वहाँ की अथॉरिटी है, उस स्टूडेंट से बात करने तक को तैयार नहीं है. और उसको लेकर हमें खास तौर पे इस यहाँ पर थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है. और एकेडमिक करप्शन का जो सवाल है कि एकेडमिक करप्शन किस लेवल पर जो है आज पहुंच गया है कि आपका भर्ती से लेकर एडमिशन तक के प्रोसेस के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल रहा है. बहुत सारी यूनिवर्सिटी के उदाहरण हमारे पास है जहां पर क्लास 4 से लेकर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो पैसों से लेकर या रिश्वत से लेकर हर चीज़ का जो है लेन देन चलता है. उस चीज़ को लेकर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ लास्ट बात मैं जो बोलना चाहूँगा कि स्कूलों के लेकर हमारी जो डिमांड लंबे टाइम से रही है, SFI भी उसको लेकर लड़ती रही है और बहुत सारे अदर जो संगठन है उसको लेकर लड़ते रहे कि स्कूलों की जो हम तमाम लोग इसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खत्म किया जा रहा है. और प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादा जो माता पिता भी अपने बच्चों को ले जा रहे हैं. बहुत सारी गाँव के अंदर, देहात के अंदर छोटी छोटी जगह पर स्कूल खुल गए हैं. उसकी जो फीस को रेगुलेट, उसकी जो पूरा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसकी एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है, उसका आंदोलन अगर हम सभी लोग खड़ा कर पाए. हमारे पास उदाहरण है शिमला का कि वहाँ पर छात्र अभिभावक मंच के नाम से या उसके माध्यम से हमने लगातार एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर लड़ा. और जिस आंदोलन के माध्यम से वहाँ के शिमला के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी फीस के ऊपर उनकी उसके एक बॉडी बनाएगी. हालांकि वो लोग उसकी भी नहीं सुनते हैं, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी उनके ऊपर बनाएगी नहीं सुनते. पर एक आंदोलन अगर हम ये बना पाए, आज आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, किसी भी कस्बे के अंदर चले जाइए, हर माँ बाप जो गाँव से उठकर बच्चे को पढ़ाने के लिए और एक शहर के अंदर लेकर आते हैं, आज सभी के सभी इसी बात से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है. अगर हम उन लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं तो आने वाले समय के अंदर शिक्षा को बचाने का जो ये हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन को और ज़्यादा पावर जो है मिलेगी. यही बात मैं जो है इसके अंदर बोलना चाहूँगा. और बहुत सारी जो डिमांड चार्टर यहाँ पर रखा गया उससे हमारी सहमति है. साथियों, समय तो ऐसे कंप्लीट हो चुका है और लोगों को जाने की भी जल्दी है, लेकिन कई संगठन जो आयोजक हैं वो अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो 1-2 लाइन में वो जोड़ सकते हैं. मैं संगठन का नाम पढ़ देता हूँ. उनमें से अगर लगता है कि उनको कुछ अलग से जोड़ना है, वरना तो वो लिखित रूप में वो देने के लिए कहा गया है, वो लिखित रूप में भेज सकते हैं जिसको एडॉप्ट कर लिया जाएगा. एडवा से तो है ही, AIDSO, AI फुक्टो, AIFA, WLH, आंगनवाड़ी.
डिक्लेरेशन और चार्टर ऑफ डिमांड्स दोनों को हम सपोर्ट करते हैं और पूरी तरह से पूरी शिद्दत से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ चीज़ जोड़नी थी, एक तो कि फ्यूचर प्लान जो है वो डिफरेंट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनली, और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा फ्यूचर प्लान का थोड़ा लग रहा था जोड़ना चाहिए। दूसरा है कि जब तक फिजिकल रेसिस्टेंस हम नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये सब बातें ही रहेंगी। और इसमें जो एक संभावना है वो है एक आंगनवाड़ी, ICDS, प्री प्राइमरी, ECC और स्कूल एजुकेशन, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस फील्ड के अंदर है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उनके क्लोजर का मुद्दा है, उनका मर्जर का मुद्दा है और क्वालिटी का भी मुद्दा है। तो इस सब को लेकर के कुछ हमें एक फ्यूचर प्लान की ज़रूरत है कि हम कुछ फिजिकल रेसिस्टेंस कुछ जगह करें और सेमिनार और बातचीत विचार गोष्ठी करते हुए इस तक हमें पहुंचना है। तो ये भी एक इसमें इंक्लूड करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन जो है उस पर वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो हमारा यूथ है, तो अभी तो क्योंकि लेबर मार्केट और लेबर रिफॉर्म के द्वारा जो फ्री लेबर देने की बात की जा रही है, तो अनस्किल्ड टाइप इस टाइप से वो है बना रहे हैं, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल पॉलिसी थी, जो हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट और जो हमारी एग्रीकल्चर और हमारे लोकल उद्योग से जुड़ी थी, वो पूरा ख़त्म हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की चीज़ है और हमें लगता है कि इसको लेकर भी हमें थोड़ा सा फ्यूचर प्लान में कुछ जोड़ना चाहिए। और आखिरी बात, और जो हमारे से डायरेक्ट जुड़ी है, वो है कि ECC एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये इसकी जो चिंता है उसका, वो चिंता अभी थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर शायद चिंता करने की ज़रूरत है। जो कॉग्निटिव वायलेंस, जो नए शब्द इन्होंने डाले, स्कूल प्रिपेयर्डनेस और प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये तो मार्केट के शब्द हैं। तो इस पूरे मार्केट के हवाले जो प्री प्राइमरी 0 to 6 कर रहे हैं, वो हमारे देश का जो विकास है उसमें बच्चों के साथ बहुत बड़े तादाद को मतलब उनकी सोचने समझने और जो क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा। मैं समझती हूँ ये इंक्लूड करना चाहिए, थोड़ा और डिस्कशन होना है और कुछ फ्यूचर प्लान पे ध्यान देंगे। थैंक यू। और हाँ, हम ये आश्वासन देते हैं, हमारा जो फेडरेशंस हैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा, जिसका एक बड़ा प्रेजेंस भी आंगनवाड़ी, आशा, हमारे मिड डे मील वर्कर्स का भी है, टीचर्स का भी है थोड़ा थोड़ा सा, तो ये सारे जो हैं मिल के हम जो हैं अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हम फिजिकल रेसिस्टेंस कुछ जगहों पे करेंगे। धन्यवाद। AIFRT Just one point which I want to stress is that there should be no privatization of any aspect of ECCE or ICDS. And given the statistics on wastage and stunting of children in India, the full nutritional component required by a child should be provided in school. I think this is something which is essential. The second thing is that we should stop this multiplicity of schools. All government schools, part of the national public system of education, should be common schools. AISEC, फिटकूटा समर्थन है, ठीक है। JAC, JFME, JNUTA, ओके, SFI हो ही गया, STFI, ओके, ठीक है। देन अब माइक आपकी तरफ। हाँ, सॉरी। Okay. Okay. So, friends on the Presidium and respected members of the audience, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से 15 राज्यों से 40 हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे हाजिर हैं। आई थिंक ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कैंपेन को उन्होंने उठाया है और हमारे टीचर संगठन ने भी। लेकिन पीपल साइंस नेटवर्क ने जिस तरह से पूरा ये जत्था वगैरह निकाला है, ये हम सब के लिए काफ़ी लर्निंग प्रोसेस था। इनफैक्ट ये पूरा इंटरेक्शन काफ़ी लर्निंग प्रोसेस था।
हायर एजुकेशन के अंदर जो डिस्कशन हुआ बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुआ और कुछ सजेशंस आए हैं, कुछ डिमांड आए हैं, वो मैं आपको दे रही हूँ, तो आप उसके अंदर प्लीज़ डाल दीजिएगा। सवाल इसमें ये है साथियों, एडवा की तरफ से ये जो 15 स्टेट आए हैं उसके अलावा जो नहीं आ पाए, जैसे कर्नाटका में तो इलेक्शन हो रहा है, तो उस तरह से तो वहाँ सब जगह पर जो हमारा इसके पहले का एक बहुत सकारात्मक अनुभव रहा है पीपल साइंस नेटवर्क के साथ, वो अंधविश्वास की जो मुहिम लगी थी, उसी तरह से ये कैंपेन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ज़रूर करेंगे। इसमें दो चीज़ें जो नज़र नहीं आई, शायद मेरी नज़र से छूट गई होगी, वो है, एक है कि आश्रम स्कूल्स के बारे में यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तो ये आश्रम स्कूल्स के बारे में एनईपी का क्या है और क्या हो रहा है, और हमारा डिमांड तो होना ही चाहिए उसके बारे में, वो तभी वो ट्राइबल स्टूडेंट्स की भी बात आएगी। और दूसरा स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि फ़िलहाल के अंदर हमने देखा है बहुत इंसिडेंट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आए हैं बच्चियों के, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, इवन आश्रम स्कूल्स के अंदर, तो ये मुद्दा भी कहीं पे तो आना चाहिए। और फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में जो था, आगे का क्या करना है, तो हमारा सुझाव है, एक तो क्या है, ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, दे आर इन क्वाइट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पता नहीं वो लोग कैसे रोपन हो गए, क्योंकि सबको अपनी अपनी नौकरी की बहुत चिंता पड़ी है, और प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर वो मैनेजमेंट की मेहरबानी होती है। तो इसलिए टीचिंग कम्युनिटी के अंदर से भी किस तरह से आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए हमारी भी जो मदद होगी तो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा कि जन सुनवाई, जहाँ पे स्कूल क्लोज हो रहा है उस इलाके के अंदर से कुछ जन सुनवाई हम लगा सके, सर्वेस कर सकते हैं। दूसरा जो है, साइंस नेटवर्क के पास ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एग्जीबिशंस अगर बनाए 10 पोस्टर का, 20 पोस्टर का, और सभी को दे, तो हम इलाके इलाके में उसको एग्जिबिट करके इसकी ये कितना खतरनाक पॉलिसी है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों की पढ़ाई जब बंद हो जाएगी तब माता पिता तो बहुत ही चिंतित होंगे। वो मतलब इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर एनी पेरेंट कि उसके बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाए। तो ये एक मूवमेंट आगे चला सकते हैं, तो वो एग्जीबिशन हो या शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हो, ये सिग्नेचर कैंपेन करे, तो ये अलग अलग तरीके से साइंस मूवमेंट के साथ और STFI के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़रूर इसको आगे लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और करना ज़रूरी है। तो एडवा की तरफ से तो हम पूरी तरह से इसके अंदर उतरेंगे। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर अभिनंदन से गुजारिश करूंगा कि जो बातें कही गई हैं उनके बारे में कुछ संक्षेप में कहना चाहें तो। I just wanted to respond to some of the major points raised here, and of course we will incorporate all suggestions that have come in. I just wanted to draw the attention of the House to some of these points which have already been mentioned actually in the Charter of Demands, but the formulation in the Charter of Demands may require to be modified. So those who have raised these issues kindly address those paragraphs which I will highlight, ताकि उसके अंदर जो चीज़ कही गई है उसको आगे पीछे या कहीं पे बदलना हो तो वो बताएं. I will start with the point that Madhu made just now about this thing. Point number 3 in the Charter of Demands specifically talks about the various suggestions made for nutrition of children and the bypassing of the ICDS program in this, and specifies that there should be no privatization of any component of the ICDS. This is in fact a suggestion sent in by the Anganwadi Workers Federation, which we have included in the Charter of Demands. Then I would like to draw the attention to vocational education. I will not read out the details, but points 13 and 14 of the Charter of Demands specifically speaks about vocational education, and some of the points that we are making with regard to that. Those who have raised the issue on vocational education and others, kindly study this. I am emphasizing this point because vocational education के बारे में अभी तक बहुत ही कम चर्चा हुई है
इंक्लूडिंग हमारे बीच में। तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा स्टडी करें हम, सो दैट वी ऑल कम टू अ यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन, जो मुझे लगता है अभी भी हमारे बीच में भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वोकेशनल यहाँ पे होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वोकेशनल वहाँ होना चाहिए। कुछ फॉर्मुलेशन यहाँ इस चार्टर ऑफ डिमांड में रखी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको ज़रा पढ़ लें और उसके बारे में कुछ ठोस सुझाव हो तो वो आगे भेज दें। The point also raised just now by Mariam regarding sexual harassment, I confess that it has not been raised in the Charter of Demands in so many words, although we have referred to gender sensitization in this thing, but I am fully aware that sexual harassment goes beyond the issue of gender in schools, and definitely that should be taken up and emphasized in that way. Also, one of the delegates just commented to me recently, I think it was Comrade Sindhu, I'm not sure, who spoke about the issue of fellowships, etc. for the girl child particularly, or maybe it was Anita. I just wanted to draw attention to point number 25 in the Charter of Demands, which specifically talks about all schemes for girls and women's education, especially with respect to freeships, scholarships, etc., should be restored. So that point is there. Another point which Comrade Maimuna raised and wanted me to emphasize in my response was on the impact that the closure of schools is having on areas with a large minority population. That's having a very specific impact which we should take note of and mention in our Charter of Demands. I think these are the points I wanted to emphasize. Sorry? Yes. Fine, yeah, exactly. I'll... Done. Done. Please do just drop me a line, either WhatsApp or email, so that I'll make sure that I have noted it down, but I request you to please drop that in. Thank you. Yes, yes, yes. Yep, okay. Done, thank you. And yeah, I'll put them all together. Please drop me a line in whichever format you want, and I will include those. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. I now call on Asha Mishra, General Secretary at TSN, to discuss the way forward. जैसा कि कई साथियों ने कहा है कि मांगे रखना ये एक पहला कदम है, लेकिन मांगों के समर्थन में दबाव जारी रखना और उसके लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाना, ये उसके आगे की पहल है और उसकी शुरुआत में मेरी आशा है आशा जी कुछ कहेंगे। इससे पहले मैं दो चीज़ रखूँगी। एक तो ये कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड का हिंदी अभी सर्कुलेट किया है, इसको और एडिट करने की ज़रूरत है, हम बहुत जल्दी से किए हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कोई साथी अगर इसे मदद करेंगे तो अपना ईमेल हमको दे दें, हम उनको मेल से भेज देंगे, तो एडिट करके भेजेंगे तो हम सबको सर्कुलेट करेंगे। तो प्लीज़ सबका हम लोग में से किसी का भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके पास है, भेज देना तो हम उसको आपके पास भेज देंगे। एक दूसरा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने दिक्कत हो गई, एक ही हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से भी साथी थे, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा का अपना उनको स्कूल एजुकेशन सेशन में उनको रखना था। अंजू मेश्राम आई हुई हैं, लेकिन वो अंजू मेश्राम थोड़ा खड़े हो जाइए, उन्होंने अपना थोड़ा हम जोर से वो कुछ चला रही है, बहुत अच्छा काम करती है। अंजू इधर आइए, हम जोरदार ताली से कम हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर दूर से आइए तो हम उसके करते, लेकिन अंजू ने अपना लिखित में दे दिया है, उसको हम शामिल करेंगे।
ये दो बातें। बाकी बातें साथियों, ये बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा लगा। सबकी बहुत मेहनत है, जितने संगठन इसमें शामिल थे मीटिंग में और अलग अलग समय पे जो मैसेजेस हुए उसमें उन्हें अपनी अपनी भूमिका सबने निभाई है। सबसे बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा जो हमने प्लान किया था कि हमारे जत्था 30 अप्रैल से पहले 2 दिन दिल्ली में अलग अलग जगह पे जत्था अपना प्रदर्शन करेंगे, तो हमने 3-4 जत्था को यहाँ बुलाए थे, लेकिन दिल्ली के साथियों ने एडवा, JNU टीचर्स एसोसिएशन, अशोक राय जी अपने एसएसएमआई में, उसके साथ अशोक राय जी एक दूसरे जगह पे उत्तम नगर में भी कराए थे, और कौमी एकता भवन जो नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था, इन साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और तो हमारे जत्था के कलाकारों को भी बहुत अच्छा लगा। उनको ना केवल कार्यक्रम किए बल्कि उनको उतनी अच्छी तरीके से उसको उन्होंने मदद किए, उनको स्वागत किया, तो इसलिए वो लोग भी बहुत खुश हो, काफ़ी ताकत लेके दिल्ली से शहर से वो साथी जा रहे, तो इसलिए एक ये बहुत अच्छा लगा कि आप सबकी सहमति से ये हम कर पाए हैं। बाकी आगे को लेके क्या है कि हमने एक नेशनल एजुकेशन असेंबली हमने रांची में किया था, 2014 में किया था हमने नेशनल एजुकेशन असेंबली रांची में, जिसमें कई संगठन साथी थे। बहुत कोशिश करते रहे आगे कैसे उनके साथ चल, लेकिन अभी जिस तरीके से 14 संगठन AITSN और बिजनेस के साथ मिलकर किए हैं, तो एक पहला काम है कि हम हमारा साथ रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ। हम अकेले नहीं हैं, अगर हम अपने सबका आकलन करते हैं, कितने सारे टीचर्स, कितने सारे प्रोफेसर्स, कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारी महिलाएं, ये सारे हमारे साइंस एक्टिविस्ट, साक्षरता एक्टिविस्ट, इतने सारे लोग हैं, हमारे पहुंच इतनी ज़्यादा है। अगर हम इसका आकलन करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम अपने आप को कोई कम कर पाएंगे। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और हम लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें हम हार नहीं हो सकता, हम जरूर जीतेंगे। बशर्ते जब हम सब इकट्ठा होंगे, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस जो हमने आज नेशनल एजुकेशन असेंबली किया है, इसको सिर्फ एक इवेंट के रूप में हम ना लें। इसमें बहुत साथियों के इतना दूर दूर से टिकट नहीं मिला लोगों का, वेटिंग लिस्ट में आए, जो राज्यों से 22 राज्यों से साथी आए, एडवा से 15 राज्यों से साथी आए हुए, किसको टिकट नहीं मिला, कुछ को मिला, वेटिंग लिस्ट में भी लोग आए हैं। कुछ लोग तो बस से आ गए, भोपाल से, मध्य प्रदेश से एक जिले से लोगों ने तय किया कि आएंगे, टिकट करते रहे, नहीं मिला, उन्हें कैलकुलेशन किया कितना हम 10 लोग की गाड़ी में कितना आएगा, तो किया किससे 200-500 लेकिन गाड़ी में होके आगे पूरा सुबह बैठे तो रात को पहुंचे। तो ये सारी ताकत है। झारखंड से लोगों को मिला ही नहीं, कई लोगों ने टिकट नहीं हो पाने कर आए नहीं पाए। बिहार के जत्था के साथ ही घूमे, लास्ट स्टेशन से वापस गए, बरौनी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो इतनी मेहनत से लोग यहाँ आए उस ऊर्जा के साथ। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सेंट्रल हमारे जो साथी, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए पहली बात है कि जो यहाँ पर हमने किया है, वैसे ही हमारे शायद हर राज्य में अगर हम जहाँ जहाँ इन संगठनों का इकाई है, तो उन राज्यों में अगर हम इकट्ठा होते हैं, इसी तरीके से काम करें, तो पहली बात है कि हर राज्य में अपनी इस तरीके से जो हमने समूह बनाया है, उनकी हमारी एक हर राज्य में भी इकट्ठा होकर हम बैठक करके इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि मैं अभी किसी को कह रहे थे कि बीना जी कह रही थी कि हमको प्रोटेस्ट में जाना ही पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा प्रोटेस्ट में। और हमको जो इतना चार्टर ऑफ डिमांड अभी रघु जी ने और डिक्लेरेशन जो रखा है, इसमें हम अपनी प्रायोरिटी तय कर पाएंगे। हम हर चीज़ को ले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में किस तरीके से पूरा उसको ही मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलेजों को सेल्फ फाइनेंसिंग की बात करें, स्कूलों को बंद करें, ऐसे कुछ चीज़ों को हमको लगता है कि एक प्राइवेट में लेके हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये एक प्रोटेस्ट में हमको जाना पड़ेगा, हम रेजिस्टेंस करेंगे, बट उसके लिए हमारा समझ होना चाहिए। इस समझ के लिए जो हमने अभी चार्टर ऑफ डिमांड और जो डिक्लेरेशन रखे हैं, हमको लगता है कि इसको लेके हमारा एक समझ, हम इसको लेके आगे जाएंगे। ये
इस कैंपेन को लेके, इस डिक्लेरेशन को, डिमांड को लेके हमारा आगे के कैंपेन होगा। ये हम राज्यों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, गांव में जाएंगे, फिर लौट के दोबारा हम यहाँ पर आके फिर हो सकता है 5-6 महीना के बाद तीसरा हम नेशनल एजुकेशन नेशनल दूसरा हम यहाँ पर करेंगे। इस बात के साथ कि हमको इकट्ठा जिस तरीके से हम ये किए हैं, ये भी हमको राज्यों में करना है। अगला हमारा होगा जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने तय किया, इसको लेके हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, चाहे अलग अलग फॉर्म में, डायलॉग के रूप में हो, कला जत्था के रूप में हो, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, फिर लोगों की आवाज़ लेकर फिर हम यहाँ पर दोबारा फिर इकट्ठा होंगे। हमारा शायद वो दूसरा नेशनल एजुकेशन नेशनल में। इस बात के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। इसके पहले कि मैं आज़ाद जी से गुजारिश करूं धन्यवाद के लिए, मैं एक निजी बात कहना चाहता हूं, और वो इसलिए है कि मुझे अब भी चिंता है कि हमारी ये जो साझा ऊर्जा है वो मांगों की स्तर पर थम न जाए। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सारी साथी संस्थाओं से कि जब आप अपने सुझाव भेजेंगे चार्टर के लिए, उसके साथ साथ आगे कैसे कार्यक्रम बनाएं, किस तरीके के ठोस कदम उठाएं, इसके बारे में भी सुझाव भेजें। तो मैं रघु और उनके साथियों से आग्रह करूंगा कि उस तरीके का भी एक पर्चा बनाएं और उस पर विचार विमर्श हो आगे मसला ले जाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि रघु जी ने मेरी ओर देखा भी नहीं है, तो तो दिन भर हम लोग बैठे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, तो बिना विलंब के मैं आज़ाद जी से गुजारिश करता हूं कि धन्यवाद का प्रस्ताव रखें ताकि हम मंडली को सफल करें। साथियों, मैं धन्यवाद ज्ञापन आपके सामने रखूं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सबको वार्म अप करने के लिए जो हमारी मध्य प्रदेश की टीम है वो एक गाना गाएं, तो थोड़ा सा हम वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो हमारी टीम जो आकर के गीत प्रस्तुत करें, बुला लो। हेलो। आवड़ो जथो आवड़ो आवजोनी ओ मारा गाँव का भाई, दूर से आज आए गाँव तुम्हारे भाई, वो जथो आयो रे साथीड़ा, जथो आयो रे।
मजबूरी जो लाए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जत्थे के साथियों को। उन्होंने हमारे अंत में ये एक गीत हम लोग भी सुनाएंगे। हम लोग हरियाणा से हैं। हबीब जालिब साहब का दस्तूर। हो जाएगा एक ऑफ से भी ऑफ ऑफ छोटा छोटा साथियों, ये हमारे हरियाणा के साथी मेरे धन्यवाद ज्ञापन के बाद अपना गीत आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये आज जो हमारा कन्वेंशन जो हुआ है उसके पीछे हमारे साथियों की जो मेहनत है वो काफ़ी समय से लगी हुई थी। और ये खासतौर पे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के 14 जो संगठनों ने ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क बीजेपी के साथ मिल करके जो ये पूरी तैयारी की थी, उसका ये परिणाम हम आज देख रहे हैं कि हमारी असेंबली में 22 राज्यों से 608 लोगों ने भागिता की है और एक बहुत ही सफल कार्यक्रम के रूप में हम इसको दर्ज कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे 3 सत्र हुए, इन तीनों सत्रों में जिस तरह से हमारे बिंदुओं पर, हमारे विषयों पर बातचीत हुई और जिस तरह से लोगों ने संवाद किया है और जिस तरह से भागीदारी हुई है, वो अपने आप में इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया गया है उसको भी हम देख पा रहे हैं, परिलक्षित हो रहा है। और समापन में जिस तरह से हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के साथ में जो बात रघु जी ने, आशा जी ने जो बात रखी है, वो भी इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपका एक इवेंट नहीं है बल्कि ये एक तैयारी का हिस्सा है और आगे आने वाले समय में हमें इससे और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे चलना है। तो ये जो हमारे साथी तमाम राज्यों से चलकर यहाँ पर आए हैं, उन सभी साथियों के बगैर ये पूरा कन्वेंशन शायद हम नहीं कर पाते। तो वो सारे साथी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने वहाँ से नहीं आ पाए हैं लेकिन उनकी भावना इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही, उन सभी साथियों को बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं कि वो इसमें शामिल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो हम ये देखते हैं कि जो हमारे जत्थे यहाँ पर 2 दिन पहले से आकर के दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे यहाँ के साथियों ने जिस तरह से सहभागिता की है और जिस तरह से उन्होंने उस पूरे प्रोग्राम का आयोजन करने में मदद की है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारा कला जत्था था, वो जो हमारी दिल्ली की एडवा की जो टीम थी, उन्होंने जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया, खासतौर पे कविता जी जो हैं उन्होंने जो इसमें मदद की है, उसके लिए मैं हमारे पूरे आयोजन समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही जेएनयू कैंपस में जिस तरह से प्रोग्राम को आयोजन हुआ, तो अविनाश जी को भी हम और वहाँ की टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और कौमी एकता भवन में जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह से साथियों ने वहाँ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जो हमारे SFMI जो संगठन है, जो हमारी अशोक राव जी ने मदद की वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में जत्था का, को उन्हें भी हम इस मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके ही सहयोग से उत्तम नगर में जो प्रोग्राम हमारा आयोजन हुआ, डॉक्टर विजय लक्ष्मी का उसमें बहुत भूमिका रही, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरे प्रोग्राम को आयोजन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, उन्होंने अपने बातचीत में जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को और इस मुद्दे पर खासतौर पे NEP 2020 के बारे में जिस तरह से सॉलिडिटी की कैसे इसके खिलाफ हमको खड़ा होना है, किस तरह से लड़ना है, तो उन सारे संगठनों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इसमें
सहमति हुई। साथ में जो दिल्ली की टीम है, खासतौर पे हमारी इंद्रनील जी हैं, खासतौर पे एग्जीबिशन बनाने में हमारे साथी जो भोपाल से हैं मनोज कुलकर्णी जी, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो टीम है यहाँ आयोजन करने में, ऋचा है, विप्लव है, पवन, दिनेश, ओम प्रकाश आपका, और हमारे DSF के और साथी जो हैं, ये सारे लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर पूरे प्रोग्राम के आयोजन में उन्होंने सहभागिता की। और ख़ास तौर पे शंकर भाई हैं, रमन है, नरेश है, नरेश भारती जी हैं, अमन हैं, ये इनका भी हम, और विशेष रूप से हमारे SFI के जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी हम इस पूरे आयोजन की तरफ से हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे जत्थे जो अलग अलग राज्यों में चले हैं और वहाँ यहाँ पर आए हैं, उन जत्थों को भी हम अपने पूरी टीम की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ जत्थे का जो पूरा एक महीना का दौर है वो उन्होंने उसमें तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पूरे जत्थे को जगह जगह ले जा करके जो जत्थे का मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा जो हमारे जो ये दोनों भवन हैं, खासतौर पर हरकिशन सिंह सुरजीत भवन और उनकी जो टीम है, खासतौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा, पालीवाल जी और दामोदर जी का हम पूरी टीम की तरफ से हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के अरेंजमेंट और व्यवस्था में उन्होंने तमाम हम लोगों की कमजोरियों दिक्कतों के बावजूद उन्होंने पूरा कोऑपरेशन सहयोग के साथ इसको सफल बनाने में जो भूमिका अदा की है, तो उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ रामामूर्ति भवन में जो हमारी CI2 की टीम के साथी थे, उनका भी हम इस पूरे प्रोग्राम की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और विशेष रूप से जो हमारी न्यूज़ क्लिक की जो टीम है उनको हम ज़रूर धन्यवाद देना चाहेंगे। खासतौर पर सुदर्शन जी हैं, दीपेश हैं, अदिति हैं, मोहित हैं, सिद्धार्थ हैं, अतुल हैं, शेखर हैं, ये सारे साथी भी अगर सामने आ जाएंगे तो हमारे साथी लोग पहचान पाएंगे कि हमारी कौन सी टीम। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन में हमारे जो दो साथी मदद कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यम और सुमेधा जो हमारे साथी थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये। इसके अलावा जो साथियों को याद करना हमारी टीम भूल गई है या हमारे मन से उनको याद नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, और खासकर आपका परवीर जी और कमला मेनन जी जो कि पूरे आयोजन में उन्होंने काफ़ी, तो अंत में हम उनको भी अपने टीम की तरफ से और मंच की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अंत में उन सभी साथियों का जो पर्दे के पीछे रह के हमें पूरे काम में मदद करते रहे हैं और पूरे आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया है, उन सब का भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो छोटी मोटी त्रुटियां हुई होंगी उनके लिए पूरे आयोजन समिति को क्षमा करेंगे और आने वाले समय के लिए और मजबूती के साथ कमर करके हम आंदोलन के लिए खड़े होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं हम इस कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। धन्यवाद आज़ाद जी। जैसा कि आंदोलनों का रिवाज है, गाने के साथ बैठक का समापन होगा। साथियों, जतन नाट्य केंद्र की तरफ से प्रस्तुत करते हैं हबीब गालिब साहब की नज़्म दस्तूर। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह भी नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह भी नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
नहीं तख्तेदार से, मैं भी खाए नहीं तख्तेदार। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। मैं भी खाए नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो तुम कहो तुम कहो। जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो तुम कहो तुम कहो। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो। जाम रिंदों को मिलने लगे, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो। चाक सीनों के, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो। इस खुले झूठ को, सहन की लूट को मैं नहीं मानता, नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को नहीं मानता, मैं नहीं। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों। अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पर चलेगा तुम्हारा। चारा गए दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारा गए दर्दमंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चारा गए कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। माइक ऑन करने के लिए शुक्रिया। One second, friends. Tamil Nadu Science Forum is publishing 5 magazines. खलियानों में थकता जाता बचपन, रोजी रोटी के घर में छुपता जाता हम
माटी में सोना रूपा के भंडार भरे, तोरे अचरा में मधुर भरल जे बयार बहे, तोर माटी में सोना रूपा के भंडार भरे। शिक्षा